हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 सितंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं, आतंकियों चरमपंथियों को प्रश्रय देता है कनाडा। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि जो कनाडा है कंट्री, वो आतंकियों और चरमपंथियों को आश्रय देता है। हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के प्रति उसका रवैया जरूरत से ज़्यादा उदार है, यानी कि उन्हें छूट दे रखी है। खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं और हत्या करना हमारी नीति कतई नहीं है। हम उनसे सबूत मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अपनी सियासी मजबूरी में कनाडा सरकार आतंकियों को शरण दे रही है। जयशंकर ने प्रतिष्ठित हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के साथ चर्चा के दौरान शुक्रवार को यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जो गुरुवार को बैठक हुई थी, उसके दौरान कनाडाई जो आरोप लगाए गए हैं उसका मुद्दा उठाया गया और उसे वस्तु स्थिति समझाई गई थी। अमेरिकी पक्ष ने इस पूरी स्थिति पर अपना आकलन साझा किया। हम दोनों ने बेहतर तरीके से एक दूसरे को जानकारी साझा की है। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडाई जो प्रधानमंत्री हैं ने पहले निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए। इसमें कोई दम नहीं है। अगर उनके पास भारत की संलिप्तता के सबूत हैं तो वो पेश करें। उन्होंने कहा कि भारत के लिए कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जहां से भारत में संगठित तरीके से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। कनाडा अलगाववादियों और गैंगस्टरों की पनाहगाह बन गया है। उन्हें सियासी छत्र छाया में सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे राजनयिकों को धमकाया जा रहा है। हमारे राजनयिक वहां कार्यालय जाने में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत पश्चिमी के खिलाफ नहीं है। एक अन्य सवाल पर कहा कि रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे तो नहीं मगर स्थिर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना नारी शक्ति वंदन अधिनियम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। शुक्रवार को जारी कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने इस पर सहमति दे दी है। इसी के साथ यह कानून बन गया है। सरकार ने हाल ही में 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। उसी दौरान यह ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक दोनों सदनों में पास हुआ था। वह इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था। इसके प्रावधान के अनुसार यह उस तारीख से लागू होगा जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे निर्धारित करेगी। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में 20 सितंबर को लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े थे, जबकि इसके पक्ष में 454 वोट पड़े थे। राज्यसभा ने इसे 21 सितंबर को सर्वसम्मति से पारित किया था। इसके पक्ष में 214 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा था। वैसे इस कानून को लागू होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि अगली जनगणना और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया यानी कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण के बाद यह मान्य होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही ये प्रक्रियाएं शुरू होंगी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए वोट कोटा 15 साल तक जारी रहेगा और संसद बाद में इस अवधि को बढ़ा भी सकती है। 1996 के विधेयक को पारित जो विधेयक है के बाद से संसद में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को पारित करने के लिए कई प्रयास हुए थे। आखिरी बार ऐसा प्रयास 2010 में किया गया था। तब राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया था, लेकिन यह लोकसभा में अटक गया था। निशानेबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। जो चीन के हांगझू में एशियन गेम्स चल रहे हैं, उसमें भारतीय निशानेबाजों ने शुक्रवार को 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर एशियन गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बीते 6 दिनों में भारत ने निशानेबाजी में 6 स्वर्ण 7 रजत समेत 18 पदक जीते हैं। इसमें पूर्व निशानेबाज में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2006 में दोहा ओलंपिक गेम्स में रहा था, जब 14 पदक मिले थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सहमति से संबंध की उम्र बदलना ठीक नहीं, विधि आयोग ने सरकार को यौन संबंधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति से संबंध बनाने की मौजूदा उम्र नहीं बदलने की सलाह दी है। इसके साथ ही इसमें 16 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा को लेकर निर्देशित न्यायिक विवेक लागू करने का सुझाव दिया है। भारत में इस तरह सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 साल है। विधि आयोग ने पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की
उम्र पर अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है। इसने सुझाव दिया गया है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की ओर से कानून में सहमति नहीं बल्कि मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने कहा है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के लोगों से जुड़े मामलों के संबंध में दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया गया है। आयोग ने कहा है कि सहमति की उम्र कम से कम बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान का ऐलान। देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर्दी के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार सख्ती से इसे लागू करेगी ताकि दिल्ली वालों को प्रदूषण की समस्या से बचाया जा सके। प्रदूषण बढ़ने पर सख्ती से ग्रेप को लागू किया जाएगा और दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेगी। सीएम ने दावा किया है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली वासियों की मेहनत से प्रदूषण के स्तर में करीब 30% की कमी आई है। सीएम ने दावा किया है कि पिछले वर्ष के विंटर एक्शन प्लान से प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिली है। केजरीवाल ने कहा कि संयुक्त प्रयासों ने दिल्ली में 2014 के मुकाबले 2023 में प्रदूषण में 30% की कमी आई है। बताया गया है कि दिल्ली के लिए यह अच्छी बात है कि 2016 में अच्छी हवा 109 दिन थी, अब यह 163 दिन हो गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंडिया इंक के लिए स्केल व साइज बदलने का यह सही समय। G20 शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक आयोजन, चंद्रयान 3 की सफलता और संसद में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के बाद देश में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस सकारात्मक माहौल का लाभ उद्योग जगत को भी उठाना होगा। भारतीय व्यापार और उद्योग के लिए अपना स्केल व साइज बदलने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। यह बात केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रमुख उद्योग संगठन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालाना बैठक में कही है। गृह मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था में तेज गति से हो रही वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता को दिया है, लेकिन यह भी माना कि देश ने पिछले 75 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में बताया कि 75 वर्षों की उपलब्धियों के गौरवगान के साथ ही हमें 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश कहाँ होगा इसका लक्ष्य भी तय करना होगा। 75 से 100 वर्ष की इस यात्रा को अमृत काल कहा गया है। गलवान के बाद दुनिया ने माना भारत का लोहा। सेना प्रमुख थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा कि गलवान में गतिविधियों के दौरान भारतीय नौसैनिकों ने जिस दृढ़ता से चीनी सेना को जवाब दिया उससे पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। सेना प्रमुख ने PHDCCI की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रैल-मई 2020 की घटनाओं के दौरान जिस दृढ़ता से हम अपने प्रतिद्वंदी के सामने खड़े हुए, इससे दुनिया ने हमारे राजनीतिक और सैन्य संकल्प पर गौर किया। चीन ने बढ़ते आर्थिक दबाव का जिक्र करते हुए मनोज पांडे ने कहा कि वह भू राजनीतिक और व्यापार समझौते को जीरो सम गेम के रूप में देख रहा है। जीरो सम गेम ऐसी व्यवहारिक परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें एक पक्ष को जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पर्यावरण पर भारत ने विकसित देशों से जताई नाराजगी। पर्यावरण में हो रहे बदलावों को नियंत्रित करने वाले कदम न उठाने पर भारत ने विकसित देशों की निंदा की है। कहा है कि इन देशों के कुछ न करने की से स्थिति बिगड़ती जा रही है। भारत ने पेरिस समझौते को लागू करने में हो रही लापरवाही को दूर करने के लिए अविलंब प्रयास शुरू करने का आह्वान किया है। पेरिस समझौते के अनुसार चरणबद्ध तरीके से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम करके पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना है। भारत ने यह बात पर्यावरण मामलों पर गठित ग्लोबल स्टॉकटेक की रिपोर्ट में कही है। ग्लोबल स्टॉकटेक पेरिस समझौते की प्रगति की द्विवार्षिक समीक्षा करने वाली संयुक्त राष्ट्र की समिति है। समीक्षा में भारत ने कहा कि विकसित देशों को हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम करके विश्व के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। अफगानिस्तानी दूतावास को लेकर छाए अनिश्चितता के बादल। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ही नई दिल्ली स्थित अफगानी दूतावास के भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता चल रही थी, अब वह काफ़ी घनी हो गई है। दूतावास का कामकाज अभी तक पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के कार्यालय में नियुक्त राजदूत फरीद महमूद जईद
ही देख रहे थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से उनका कुछ अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि वह लंदन में हैं। इसके बाद दूतावास के दूसरे अधिकारी भी ब्रिटेन व कुछ अन्य देशों में शरण ले चुके हैं। अब दूतावास के बचे कर्मचारियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान दूतावास की तरफ से यहां कामकाज बंद करने का नोटिस दे दिया गया है। ऐसे में हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय की भी नज़र है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। अगले वर्ष से नहीं बेचे जा सकेंगे घटिया बेबी डायपर। देखिए, घटिया सैनिटरी नैपकिन और बेबी डायपर अब बेचना आसान नहीं होगा। टेक्सटाइल मंत्रालय ने शुक्रवार को मेडिकल टेक्सटाइल से 6 जुड़े आइटम के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है। इसमें सैनिटरी नैपकिन और डिस्पोजेबल बेबी डायपर भी शामिल है। अगले साल 1 अप्रैल से बाजार में बिकने वाले सभी सैनिटरी नैपकिन और बेबी डायपर की बिक्री क्वालिटी कंट्रोल नियम के तहत होगी। भारतीय मानक ब्यूरो क्वालिटी कंट्रोल नियम के पालन के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि सैनिटरी पैड और बेबी डायपर बनाने वाली छोटी इकाइयों के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 साल तक क्वालिटी कंट्रोल नियम के पालन से छूट दी गई है। लेकिन उसके बाद इन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। क्वालिटी कंट्रोल नियम के पालन के लिए BIS से अपने उत्पाद की जांच कराकर सर्टिफिकेट लेना होता है। इन उत्पादों पर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होने से घटिया किस्म के सैनिटरी नैपकिन का बड़ी मात्रा में आयात हो रहा था। जल्द लॉन्च होगी सब्सिडी वाली होम लोन योजना। शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही सस्ते होम लोन की एक योजना लेकर आ रही है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार योजना को अंतिम रूप देने के करीब है और इस संबंध में जल्द ही ऐलान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस तरह की योजना का ऐलान किया था। योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को कम दरों पर होम लोन की पेशकश की जाएगी और ब्याज में सब्सिडी का बोझ सरकार उठाएगी। मीडिया से बात करते हुए पुरी ने कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और खुदरा क्षेत्र पर पड़ने वाले इसके संभावित प्रभावों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि कच्चे तेल की कीमतें $96 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। अतीत में जब भी कीमतें बढ़ी हैं तो भारत में कीमतें 5% तक कम हो जाती थी। कोर सेक्टर वृद्धि 14 माह के उच्चतम स्तर पर। 8 प्रमुख कोर सेक्टर की वृद्धि अगस्त 2023 में 14 महीने के उच्चतम स्तर 12.1% पर पहुंच गई है। एक साल पहले यानी कि अगस्त 2022 में यह 4.2 थी। पिछले एक साल में यह पहली बार है कि जब कोर सेक्टर के उत्पादन में 2.5 अंक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल जुलाई में यह बढ़ोतरी दर 8.4% थी। कोर सेक्टर में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, खाद, स्टील, सीमेंट व बिजली शामिल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से। यूक्रेन युद्ध में वैगनर लड़ाकों की दोबारा होगी वापसी। यूक्रेन युद्ध में रूसी लड़ाकों के संगठन वैगनर ग्रुप की वापसी के संकेत हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर के शीर्ष कमांडर्स रहे आंद्रेई स्ट्रोशेव से बातचीत की है और पुतिन ने वैगनर की कमान भी सैत्रो को सौंप दी है। राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि त्रोशेव रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करेंगे। ब्रिटेन के भी वैगनर लड़ाकों के एक बार फिर से यूक्रेन के युद्ध मोर्चे पर तैनात होने के आसार जताए हैं। जून में रूसी सरकार के खिलाफ वैगनर के विद्रोह के बाद पहली बार पुतिन ने सशस्त्र संगठन के प्रति नरम रवैया दिखाया था। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ जल्द कर सकते हैं काराबाख क्षेत्र का दौरा। नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान के कब्जे के साथ ही 3 दशक से चल रही जंग का अंत हो गया है। अब कुछ ही दिनों में अजरबैजान संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ के दल को काराबाख क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दे सकता है। मीडिया को भी काराबाख का दौरा करने का अवसर दिया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को राष्ट्रपति के सलाहकार ने दी है। गत सप्ताह अजरबैजान ने हमला कर काराबाख पर अपना नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद आर्मेनिया और मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस पर अमेरिका और अन्य ने बाकू से संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को काराबाख का दौरा करने का अनुरोध किया था। आरोपों को नकारते हुए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने कहा था कि काराबाख के आर्मेनियाई लोगों के अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाएगा। इधर अजरबैजान के कब्जे के बाद
नागोर्नो काराबाख की 70% आबादी आर्मेनिया भाग चुकी है। तो ये आज का यानी 30 सितंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।